Assalamu alaikum everyone. So today we gonna study about orthopedic topic dislocation. उसमें हम पढ़ेंगे types, causes and PT management. So please ध्यान दीजिए. Let's be start. So dislocation अब क्या होता है? Basically it is a joint is dislocated when its articular surface are completely displaced one from the another of that all contact between them is lost. For example एक आपके पास में ह्यूमरस एंड जो कैविटी है ग्लिनॉइड कैविटी. अब ये जॉइंट है, ये डिसलोकेट नहीं है, ये एकदम प्रॉपरली मूव कर रहा है, लाइक ये बहुत परफेक्टली मूव कर रहा है. अब ये एकदम से बाहर निकल गया और हाथ एकदम उतर जाता है, तो ये क्या हो रहा है, जॉइंट कैविटी से जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वहाँ से एकदम डीअटैच हो गया, तो ये होता है डिसलोकेशन. एक दूसरा भी होता है इसमें कि ये थोड़ा सा हट गया, इसको बोलते हैं सबलेक्सेशन. मतलब पार्शियल जॉइंट कैविटी से रिमूव हो जाता है, डीअटैच हो जाता है, तो उसको सबलेक्सेशन कहते हैं. लेकिन पूरा अगर रिमूव हो गया जॉइंट, एकदम हाथ में आ गया, तो उसको बोलते हैं डिसलोकेशन. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन. अब डिसलोकेशन क्या होता है? डिसलोकेशन एंड सबलेक्सेशन में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी इनटू कंजेनाइटल और एक्वायर्ड. कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है. कंजेनाइटल डिसलोकेशन कैसे होता है? एक कंडीशन होती है जहाँ जो जॉइंट होता है वो डिसलोकेट होता है एट बाय बर्थ ओनली. एग्जांपल कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप एंड एक्वायर्ड डिसलोकेशन में अकर्स एट एनी एजेस. जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेटर्स जब वो स्पिन मूवमेंट करते हैं तब उनका हाथ उतर जाता है, तो वो क्या होता है, वो डिसलोकेशन हो जाता है, तो उसको भी हम वो होता है हमारा एक्वायर्ड डिसलोकेशन. और कंजेनाइटल मतलब बर्थ टाइम से जो हमारा जो डिसलोकेशन हो रहा है वो है, तो बर्थ टाइम से फॉर एग्जांपल कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप का एग्जांपल आ गया. नाउ अब कॉमन डिसलोकेशन एट डिफरेंट जॉइंट्स कैसे हो सकते हैं? स्पाइन में हो सकता है. स्पाइन में लाइक सर्वाइकल स्पाइन के अंदर डिसलोकेशन हो सकता है, जिसमें एंटीरियर C3/C6 का डिसलोकेशन हो गया. हिप का हो सकता है, हिप का कौन सा साइड में होगा, पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड में डिसलोकेशन हो सकता है. शोल्डर में मोस्ट कॉमन होता है एंटीरियर डिसलोकेशन होना, यहाँ एंटीरियर डिसलोकेशन बहुत कॉमन होता है. और उसके बाद होता है पोस्टीरियर डिसलोकेशन. एल्बो के अंदर हो सकता है पोस्टीरियर डिसलोकेशन या फिर पोस्टीरियर लेटरल डिसलोकेशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर इतना सपोर्ट नहीं होता. अगर हम उसकी बेसिक एनाटमी देखेंगे तो वहाँ पर यहाँ डिसलोकेशंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बेसिक सपोर्ट नहीं मिल रहा, मसल्स नहीं है, इतनी लिगामेंट्स नहीं है, तो जो टेंडेंस नहीं है कि वो उनको सपोर्ट करके बांध के रखें, ठीक है ना. इस वजह से डिसलोकेशन ज़्यादा होता है. सो ऐसे ही है. टेबल नंबर 1 में मैं जो डिसलोकेशन ये पढ़ा रही हूँ ऑर्थोपेडिकली, मैं महेश्वरी बुक रेफ़र करती हूँ, तो उससे ईजी हो जाता है, लाइक, है ना. तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन के अंदर. फर्स्ट आता है हमारा ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन. ट्रॉमेटिक मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन क्या होता है. इंजरी होती है, इंजरी की वजह से जो डिसलोकेशन होता है या सबलेक्सेशन होता है एट ऑलमोस्ट ऑल जॉइंट्स, वो होता है हमारा ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन. कोई ट्रॉमा लाइक कोई इंजरी की वजह से, कोई मतलब कार एक्सीडेंट वगैरह इन सब की वजह से, खेलते वक्त ट्रॉमा की वजह से कोई डिसलोकेशन हो जाना, दैट वाज कॉल्ड बाय मतलब उसको हम कोई इंजरी की वजह से हो जाता है तो उसको हम ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन कहते हैं. अब इसके भी फॉलोइंग टाइप्स हैं ट्रॉमेटिक के. सबसे पहले आते हैं एक्यूट ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन. अब ये क्या होता है? दिस इज एन एपिसोड ऑफ डिसलोकेशन विद द फोर्स ऑफ इंजरी is the main contributing factor. For example, outstretched hand. एंटीरियर डिसलोकेशन बहुत होता है आउटस्ट्रेच हैंड के अंदर, एक्सटेंड कर देते हैं बहुत ज़्यादा भी, तो वो एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाता है ऐसे. दिस इज द एंटीरियर डिसलोकेशन. ये ग्लिनॉइड कैविटी है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है. अब एंटीरियर सरफेस पे जैसे आउटस्ट्रेच हैंड हुआ और मैंने उसको पीछे किया एंड ये बहुत पीछे किया और एकदम से ये बाहर निकल गया, तो दिस इज द एंटीरियर डिसलोकेशन. इसको हम एक्यूट ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन कहते हैं, ठीक है. सेकेंड आता है हमारा ओल्ड अनरिड्यूस्ड डिसलोकेशन. अभी क्या होता है, ये ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन होता है बट नॉट रिड्यूस्ड, मे प्रेजेंट एज ऑन ओल्ड अनरिड्यूस्ड डिसलोकेशन लाइक ओल्ड पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप. ये वो होता है, मतलब ये सही नहीं होता. ये जो ओल्ड अनरिड्यूस्ड डिसलोकेशन है ये सही नहीं होता, इसलिए इसको हम नॉट रिड्यूस बोलते हैं, मतलब ये सही नहीं हो सकता है. लाइक एग्जांपल ये हो सकता है ओल्ड पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप, कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप के अंदर, लाइक ये उसके अंदर हो सकता है, वो बार बार हो सकता है ड्यू टू उसकी बोन की वीकनेस की वजह से, ठीक है. नेक्स्ट थर्ड पे आता है रिकरेंट डिसलोकेशन. मतलब एक बार हो गया है, बार बार हो रहा है.
रिकरेंट डिसलोकेशन मतलब एक बार हो चुका है डिसलोकेशन, बार बार कंटिन्यूसली डिसलोकेशन हो रहा है, तो ये आता है हमारा रिकरेंट डिसलोकेशन। ठीक है, ये डज नॉट अकर आफ्टर द फर्स्ट डिसलोकेशन, द रिजल्ट इज वीकनेस, सेम मैंने बोला वीक होता है of the supporting structures of the joint, so the joint dislocates repeatedly often with trivial trauma. Recurrent dislocation of the shoulder and patella are common. ठीक है, पर्टिकुलर का डिसलोकेशन होना, शोल्डर रिकरेंट डिसलोकेशन किस में आता है, या तो शोल्डर में आएगा या पटेला में आएगा, दोनों के अंदर रिकरेंट डिसलोकेशन कंटिन्यूस होते रहते हैं, क्योंकि मतलब ये बहुत कम ही से मतलब सपोर्टेड होते हैं, राइट। क्योंकि शोल्डर में तो वो आ गया एंटीरियर डिसलोकेशन आउटस्ट्रेच हैंड पे, मोस्टली क्रिकेटर्स के अंदर होता है, आउट स्पिन में जाते हैं तो फिर करते हैं तो फिर वो एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाता है, तो दैट्स द थिंग। फिर आते हैं हम फ्रैक्चर डिसलोकेशन है, फ्रैक्चर की वजह से डिसलोकेशन हो रहा है। सबसे पहले तो हमारा किस में आता है, ट्रॉमेटिक की वजह, मतलब एक्यूट ट्रॉमा पड़ रहा था तो उसकी वजह से हुआ, तो मतलब ओल्ड अनरिड्यूस डिसलोकेशन की वजह से हो रहा है, मतलब ओल्ड है और अनरिड्यूस है इसलिए वो डिसलोकेशन हो रहा है। रिकरेंट डिसलोकेशन मतलब बार बार डिसलोकेशन हो रहा है। अब फ्रैक्चर डिसलोकेशन आया, फ्रैक्चर की वजह से डिसलोकेशन हो रहा है, नाम में ही इसका मीनिंग छुपा होता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेडिकल टर्म फर्स्ट इफ़ यू डोंट नो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन fracture dislocation is when a dislocation is associated with a fracture of one or both the articulating bones is called fracture dislocation, ठीक है। एंड इसका मतलब a dislocation of hip is of, इस एग्जाम्पल है, a dislocation of hip is often associated with the fracture of the lip of the acetabulum। अगर फॉर एग्जाम्पल acetabulum है उसका थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो फिर जो फीमर होगा ना उसका रिकरेंट मतलब उसका डिसलोकेशन होता रहेगा और उसको हम रिकरेंट डिसलोकेशन नहीं कहेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्रैक्चर डिसलोकेशन, क्योंकि वो क्या है, उसके अंदर एसिटाबुलम में फ्रैक्चर भी हो रहा है, इसकी वजह से डिसलोकेशन होता है, इसको हम फ्रैक्चर डिसलोकेशन कहते हैं। अब सेकेंड टाइप है हमारा, ये तो ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन के टाइप है, जो मैंने अभी बताया वो होती है हमारे ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन के टाइप। अब हम पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन, नाम से जस्टिफाई हुआ है पैथोलॉजी, कोई पैथोलॉजी कोई बीमारी कोई डिजीज़ की वजह से डिसलोकेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स अ पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन। अब कैसा था, आर्टिकुलेटिंग सरफेस फॉर्मिंग अ जॉइंट मे बी डिस्ट्रॉयड बाय एन इन्फेक्टिव और नियोप्लास्टिक प्रोसेस और द लिगामेंट मे बी डैमेज ड्यू टू सम डिजीज। तीन तरीके से हो सकता है पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन, या तो इन्फेक्टिव की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, या फिर कोई नियोप्लास्टिक प्रोसेस है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर कोई लिगामेंट डैमेज हो चुका है तो उसकी ड्यू टू डिजीज़, लिगामेंट डैमेज हो रहा है ड्यू टू डिजीज़ और उस डिजीज़ की वजह से पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन हो रहा है, ठीक है। सो इनका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, डिसलोकेशन या फिर सबलेक्सेशन होता है, दो चीज़ें हो सकती है, डिसलोकेशन या फिर सबलेक्सेशन ऑफ द जॉइंट विदाउट एनी ट्रॉमा। एग्जाम्पल हो सकता है इसका डिसलोकेशन ऑफ हिप इन सेप्टिक अर्थराइटिस, थर्ड ईयर में पढ़ा होगा, सेप्टिक अर्थराइटिस हो जाता है, पेनस वो क्या होता है उसके कुछ फॉर्म होता है, वो मतलब वो स्प्रेड कर देता है कंटिन्यूसली, थर्ड ईयर में हमने पढ़ा है ये चीज़, ठीक है। सेप्टिक अर्थराइटिस की वजह से होता है, जो का साइनोवियम मेम्ब्रेन होती है वो धीरे धीरे, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। जो सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन, सेप्टिक इन द सेंस इन्फेक्शियस अर्थराइटिस, ठीक है, इन्फेक्शियस अर्थराइटिस बोलेंगे उसको, तो उसकी वजह से होता है पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन। एंड पैथोएनाटमी क्या हो सकती है इसकी, डिसलोकेशन कैन नॉट अकर विदाउट डैमेज to the protective ligaments or joint capsule. Usually the capsule and one or more of the reinforcing ligaments are torn. Torn मतलब ज़्यादा काम करना, मतलब वो एकदम खिंच जाते हैं, torn in the sense खिंच जाना एकदम, and permitting the articular end of the bone to escape through rent. Sometimes the capsule is not torn in its substance but is striped from one of its bony attachments. Striped मतलब detach, striped मतलब होता है detach हो जाना। तो इसका बेसिकली क्या है डिसलोकेशन का पैथोएनाटमी, कि डिसलोकेशन अगर जब भी होगा ना तो है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो किसी स्ट्रक्चर को या किसी स्ट्रक्चर जो पूरा जॉइंट का स्ट्रक्चर है जिसमें लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंट कैप्सूल होते हैं, उनको हर्ट नहीं करेगा, उनको डैमेज नहीं करेगा, 100% करेगा, 100%। भले अगर वो जॉइंट कैप्सूल को डैमेज नहीं करेगा पर वो लिगामेंट को तो करेगा, मतलब किसी ना किसी को तो वो डैमेज करके मतलब एकदम डिसलोकेट हो जाएगा, क्योंकि विदाउट डैमेजेस डिसलोकेशन नहीं होते हैं, विद डैमेजेस ही डिसलोकेशन होते हैं, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ डिसलोकेशन
एज मूवमेंट अगर बिटवीन द टू आर्टिकुलेटिंग surface, a piece of articular cartilage with or without its underlying bone may be shaved off, producing an osteochondral fragments within the joints. Osteochondral fragment मतलब बोन्स के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, वो फॉर्म हो जाएंगे, शेप्ड ऑफ हो जाएंगे, मतलब ऐसे दिखेंगे थोड़े बहुत, ऐसे गुच्छे टाइप में दिखाती हूँ। वेट मिनट, इसमें दिख रहा होगा या नहीं, आई एम जस्ट, दिस इज़ ये चीज़ है, बाकी मैं इसको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। सो ऐसे फ्रेगमेंट्स डेवलप हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको जो बताया ना, ये एक्सरे है शोइंग ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रेगमेंट्स नी जॉइंट के ऊपर, पार्टेला के जस्ट अबव में, मीडियन साइड में ये शो हो रहा है। सो अब डायग्नोसिस का क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे? इन मोस्ट केसेस ऑफ डिसलोकेशन, जैसे हमने अभी 3rd ईयर में पढ़े थे शोल्डर के डिसलोकेशन के टेस्ट, तो वही सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। इन मोस्ट केसेस जो डिसलोकेशन होता है, द क्लिनिकल फीचर्स आर सफिशिएंटली स्ट्राइकिंग एंड मेक द डायग्नोज इजी। नेवरदलेस, a dislocation or subluxation is sometimes overlooked, especially in multiple injury cases, an unconscious patient, or in case where the bony landmarks are obscured by severe swelling or opacity. कभी कभी नहीं पता चलता, जैसा कि उन पेशेंट्स के अंदर जैसे जो अनकॉन्शियस होते हैं, या फिर उनके मल्टीपल इंजरीज हुई है, या फिर कोई ओबीस पेशेंट है, या फिर स्वेलिंग आ गई है उस जगह, तो हमें नहीं पता चलता कि डिसलोकेशन हो गया। वो हम कुछ स्पेशल टेस्ट करवाते हैं। एज अ फिजिक्स स्टूडेंट हमें स्पेशल टेस्ट सिखाए जाते हैं, तो हम स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तब पता चलता है कि हम उसको ये वाला इस तरह का डिसलोकेशन हो गया। पोस्टीरियर, एंटीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर डिसलोकेशन शोल्डर जॉइंट के सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं। पढ़ा होगा 3rd ईयर में तो पता होगा, फिर भी मैं मेंशन कर दूँगी यहाँ पर। सो अब विच आर पर्टिकुलरली नोटरियस फॉर गेटिंग ओवरलुक्ड आर जैसे पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर, स्पेशली इन एन एपिलेप्टिक मतलब dislocation of the hip associated with the fracture of the shaft of the femur on the same side. The classic deformity of hip dislocation does not occur, and the attention is drawn on the more obvious injury, the femoral shaft fracture, one of the silent clinical feature of dislocation as follow. इसे बताया है कि जैसे फॉर एग्जांपल जॉइंट का डिसलोकेशन हो रहा है, जैसे शोल्डर जॉइंट में एंटीरियर साइड का डिसलोकेशन हो गया, तो डिफॉर्मिटी क्या होगी? उसकी डिफॉर्मिटी होगी पेशेंट अबडक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अबडक्शन करेगा तो जॉइंट ऐसे मूव होगा ना, तो वो तो अबडक्शन ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी तो एंटीरियर डिसलोकेशन, वो तो बाहर निकला हुआ है, वो तो एंटीरियर डिसलोकेशन हो चुका है, तो वो अबडक्शन कैसे करेगा? कर ही नहीं पाएगा, उठा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो रोल ही नहीं हो रहा है, वो तो बाहर निकल गया। सो दैट्स, अब एल्बो में पोस्टीरियर डिसलोकेशन हुआ है तो डिफॉर्मिटी कहाँ आएगी? पोस्टीरियर डिसलोकेशन हुआ है तो फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा ना? पोस्टीरियर डिसलोकेशन हुआ है तो वो फ्लेक्शन कैसे कर पाएगा? हाथ ऐसे आ रहा है, सो दिस इज़ द मतलब ये रोल कर रहा है अंदर, पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो गया तो कैसे हो पाएगा? तो ये डिफॉर्मिटी फ्लेक्शन की हो जाएगी, ठीक है। बाकी हिप में अगर पोस्टीरियर डिसलोकेशन हुआ तो उसमें जो डिफॉर्मिटी होगी वो फ्लेक्शन की होगी, अडक्शन की होगी। अडक्शन मतलब ऐड करना, अबडक्शन मतलब दूर जाना, दैट्स मीन फ्लेक्शन ऊपर जाना, एक्सटेंशन नीचे जाना, ठीक है ना। तो फ्लेक्शन, अडक्शन, इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन मतलब जो जॉइंट है वो अंदर की तरफ घूमेगा, और एक्सटर्नल रोटेशन जो जॉइंट है बाहर की तरफ घूमेगा, दैट इज़ द डिफरेंस, ओके। और ऊपर नीचे अलग अलग होता है, अब थोड़ा अपोजिट होता है। बाकी अगर हिप का एंटीरियर डिसलोकेशन हो तो डिफॉर्मिटी क्या होगी? अबडक्शन में दिक्कत आएगी, एक्सटर्नल रोटेशन में दिक्कत आएगी पेशेंट को। नाउ सेकेंड आते हैं अब नी में। नी के अगर डिसलोकेशन हो, नी का मोस्टली होता है, नी का अगर कभी ऐसा होता नहीं है नी का डिसलोकेशन, लेकिन अगर कभी हो गया तो फ्लेक्शन में डिफॉर्मिटी है। डिफॉर्मिटी किस में आएगी? फ्लेक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर। फिर लास्ट में आते हैं एंकल में। एंकल के अंदर हमारी डिफॉर्मिटी हो गई तो हमारी डिफॉर्मिटी किस में आएगी? वारस के अंदर, वाल्गस, वारस, तो वारस इज़ द डिफॉर्मिटी, ठीक है। अब इसमें पेन कैसा होता है? डिसलोकेशंस जब होते हैं ना इंसान को तो इट्स वेरी पेनफुल, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और डिफॉर्मिटी इन मोस्ट डिसलोकेशन द लिम्ब अटेन्स अ क्लासिक एटीट्यूड। कभी कभी लिम्ब मतलब
जैसे फॉर एग्जांपल हिप का डिसलोकेशन हुआ है तो वो लेग एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है, डिफॉर्मिटी हो जाती है कभी कभी डिसलोकेशन में, ठीक है। स्वेलिंग, ऑफ कोर्स स्वेलिंग होगी, अगर कभी कोई इंजरी हुई है, डैमेज हुआ है तो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस तो चलेगा, जब इन्फ्लामेशन का प्रोसेस चलेगा तो स्वेलिंग तो वाजिब है, वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोब्स सब आएंगे, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आएंगे, प्लेटलेट्स आएंगे, वाइट WBCs आएंगे, तो उसको रिपेयर करेंगे, ऑफ कोर्स स्वेलिंग तो होगी, सो इट इज़ ऑब्वियस, राइट। लॉस ऑफ मूवमेंट, ऑफ कोर्स लॉस ऑफ मूवमेंट होगा, ऊपर क्या पढ़ा हमने अभी जस्ट डिफॉर्मिटीज़ वगैरह पढ़ी ना, तो ये डिफॉर्मिटीज़ तो होगी, लॉस ऑफ मूवमेंट्स यही तो है। शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब डिसलोकेशन ऑफ कोर्स होगा, एक्सेप्ट द एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था अगर एंटीरियर डिसलोकेशन हो गया तो पाँव लंबा हो जाएगा, ठीक है, पाँव लंबा हो जाएगा, बट एट द एंड अगर वो डिसलोकेशन ऑफ द हिप सेप्टिक आर्थराइटिस वाला हुआ तो ट्रू शॉर्टनिंग होगा, ठीक है। फिर आता है हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। अब डिसलोकेशन हमें एक्सरे से पता चल जाता है, बट अगर हमें बहुत डिटेल में उसको पढ़ना हो तो हम उसको CT स्कैन भी देख सकते हैं, अगर नहीं समझ आ रहा और हमें एकदम चाहिए कि नहीं, हमें पर्टिकुलरली पता होना चाहिए कि हाँ ये डिस्प्ले, ऐसे तो एक्सरे से पता चल जाता है क्योंकि ऑफकोर्स दिखता है सामने, पूरा दिख ही जाता है, बट अगर नहीं समझ में आ रहा तो CT स्कैन्स भी करवा सकते हैं, ठीक है। और ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रेगमेंट्स भी है ना एक्सरे में दिख जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने जो इमेज बताई थी मैं वापस बताती हूँ, यहाँ शो हो जाएगी। जो ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रेगमेंट्स होते हैं वो भी आपको एक्सरे में दिख सकते हैं, बट अगर मोर ऐसे एकदम सिग्निफाई करके देखना है तो CT स्कैन्स में भी दिख जाते हैं, वो क्लीन दिख जाएंगे। CT स्कैन में ये फ़ायदा होगा, एक्सरे में थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिखेगा, बट CT स्कैन में एकदम क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिसलोकेशन क्या हो सकता है। As with a fracture, complication following a dislocation can be immediate, early, late. Immediate में क्या हो सकता है complications? Injury to neurovascular bundles of limb. Neurovascular bundles of limb में complications हो सकते हैं immediate on the spot, ठीक है। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं रीअकरेंस, वापस हो सकता है मायोसाइटिस या फिर मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, परसिस्टेंस इंस्टेबिलिटी, रखना पड़ सकता है उसको संभाल कर, ऑफकोर्स जो पेन होगा, जॉइंट स्टिफनेस हो जाएगा, क्योंकि हम उसको एक जगह रख के रखेंगे ना, उसको मूव नहीं करेंगे, उसको अच्छे से रख के रखेंगे तो हमारा जॉइंट स्टिफनेस भी हो जाएगा। फिर लास्ट एट लेट कॉम्प्लिकेशंस रीअकरेंस, मतलब रिकरेंट डिसलोकेशन हो सकता है, क्या पता वो जॉइंट अब वो वीक हो चुका हो तो वापस से डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाएँ, तो ये भी पॉसिबल है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन का ख़त्म होना, साइनोवियल फ्लूइड का ख़त्म होना, दैट्स, या फिर एवस्कुलर नेक्रोसिस भी हो सकता है। अब एवस्कुलर नेक्रोसिस हमने पढ़ा है सेकेंड ईयर के अंदर, पैथोलॉजी के अंदर एवस्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है। एवस्कुलर नेक्रोसिस मतलब जो वेसल्स उनका नेक्रोसिस हो जाना, वेस्कुलर सिस्टम बॉडी उसका नेक्रोसिस हो जाना, मतलब सेल डेथ हो जाना, धीरे धीरे वो जॉइंट खुद को खा जाएगा एंड कम्प्लीटली लॉस। सो दैट्स द मीनिंग। अब इसका हम PT मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब हम इसका PT मैनेजमेंट देखेंगे, उसके लिए हम महेश्वरी की जगह टाइडी बोलते हैं उसको, टाइडी बुक को रेफ़र करेंगे, ऑर्थोपेडिक की है, वो पढ़ते हैं, चलें। सो वेलकम बैक। प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट कैसे करेंगे। वन ऑफ फ्रैक्चर हैज़ बीन डायग्नोज्ड and the most suitable treatment must be decided upon. This should be the minimum possible intervention that will safely and effectively provide the right environment of the healing and the fracture indigenously. Nature has designed a system which is a slight amount of movement at the fracture site. It is usually in stimulating callus formation. मतलब हमने देख रखा है ना फ्रैक्चर का मैनेजमेंट कैसा होता है, हमने उसके सारे स्टेप्स पढ़ रखे हैं, सो हम इसको आगे देखेंगे। अब फ्रैक्चर का मैनेजमेंट क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे फर्स्ट होता है हमारा रिडक्शन मतलब उसको वापस उसकी सेम उसमें लगाना, ठीक है। रिडक्शन उसको जैसे हड्डी टूट, जैसे बोन है, बोन अब मेरी अलग हुई, उसको वापस मैंने रिडक्शन किया उसको सेम अलाइनमेंट में लाया, दैट इज़ अ रिडक्शन। फिर उसके बाद में इमोबिलाइज किया, ऑफकोर्स उसको रखने के लिए ताकि वो सेफ़ रहे, वो हिले डुले ना, उसके जो वस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूरोवस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वो डैमेज ना हो, तो ये सब चीज़ें हैं, ये करें, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेस्ट दिया, मतलब रिडक्शन किया, उसको रेस्ट दिया, फिर इमोबिलाइज किया, ठीक है ना। इमोबिलाइज जैसे हम इसको इमोबिलाइज कर सकते हैं स्लिंग या ब्रेस से, हम उसको इमोबिलाइज कर सकते हैं उस पार्ट को। सेकेंड हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्रायोथेरेपी दे सकते हैं, लाइक 15 to 20 मिनट्स की क्रायोथेरेपी, जिससे क्या होता है, क्रायोथेरेपी आइसिंग वाली होती है, और उससे क्या होता है, जो पेन पाथवे होता है, पेन पाथवे में जो हमारे जो वापस जाता है पेन, डिसेंडिंग पाथवे, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग पाथवे वाला, जिससे उसमें क्या होता है, जब हम पेन, जैसे हमारा पेन हो रहा है उस पार्ट में, तो जब हम उस पर आइस पैक लगाते हैं, एक्यूट इंजरीज में हमेशा हम आइस पैक लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारा पेन पाथवे सप्रेस हो जाता है, हमें पेन नहीं होता। हाँ वो दुखता है, लेकिन बाद में दुखता है, मतलब 13 to 15 मिनट्स तक, उसके बाद में मतलब तीन चार दिन में 15 to 20 मिनट तक हम उसको अगर क्रायोथेरेपी को अप्लाई करते हैं, तो उस जगह पेन नहीं होता, पेन रिड्यूस हो जाता है। और ये बेसिकली हम एक्यूट थेरेपी में एक्यूट केसेस के अंदर देते हैं, ठीक है। और थर्ड हम एलिवेट कर सकते हैं। अब ऐसे रखेंगे तो इडीमा फॉर्मेशन हो जाएगा, जितना भी वेस्ट वगैरह फ्लू वगैरह जो भी होगा वो सब आ जाएगा, तो इडीमा हो जाएगा। तो इसलिए हम जो इंजर्ड पार्ट है उसको एलिवेट रखते हैं, ताकि हमारा जो भी फ्लूइड है वो वापस से नीचे की तरफ जाए, ठीक है ना। फिर हम इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी में जैसे आ जाते हैं हम टेंस का यूज़ करते हैं, टेंस पेन रिलीफ के लिए होता है वापस से। आईएफटी के लिए आईएफटी यूज़ करते हैं, इन्फेंशियल थेरेपी। आईएफटी का यूज़ करते हैं स्वेलिंग रिडक्शन करने के लिए, स्वेलिंग हो जाती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए। हम एक्सरसाइज का भी यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर आते हैं हमारे एक्टिव रेंज ऑफ एडजस्टमेंट जॉइंट, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ इसका एडजस्टमेंट जॉइंट का। एडजस्टमेंट जॉइंट मतलब अगर मेरे यहाँ हो रहा है तो मैं यहाँ का रेंज ऑफ मोशन करूँगी, ताकि ब्लड सर्कुलेशन यहाँ का इंप्रूव हो, इसकी वजह से ये स्टिफ ना हो जाए, ठीक है ना। एल्बो मूव करूँगी, रिस्ट मूव करूँगी, अगर मेरा शोल्डर डिस्लोकेशन हो चुका है तो, ठीक है, उसको अगर मैं सही रखा। सेकंड हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं, लाइक क्वाड्रिस डेल्टोइड की करेंगे, क्वाड्रिसेप, डिपेंडिंग ऑन द जॉइंट क्या है जॉइंट, तो उस हिसाब से हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाते हैं। सेकंड हम करेंगे हैंड ग्रिपिंग की। अगर अपर लिम्ब में डिस्लोकेशन हुआ तो हम हैंड ग्रिपिंग करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिस्लोकेशन हो जाता है उसको रखते रखते उनकी हैंड ग्रिपिंग भी बेकार हो जाती है। मैंने काफ़ी से पेशेंट देखे हैं जिनके अंदर हैंड ग्रिपिंग भी बेकार हो जाती है, एल्बो भी नहीं उठा पाते, वो ऐसे ही रखते हैं हाथ को। तो हैंड ग्रिपिंग की एक्सरसाइज करवाना, या फिर अगर कंजेनाइटल हिप डिस्लोकेशन हो चुका है तो एंकल की ग्रिपिंग करवाना, दैट्स मोस्ट, क्योंकि एडजस्टिंग जॉइंट खराब नहीं होनी चाहिए ना। मेन जॉइंट को हो रहा है तो हम उसको सही कर रहे हैं, उसको सही करने के चक्कर में एडजस्टिंग जॉइंट हमारी खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम सब एक्यूट स्टेज के अंदर, मोबिलाइजेशन फेज। मोबिलाइजेशन मतलब जॉइंट को थोड़ा सा मोबिलाइज करना अच्छी तरह से। तो जब हम स्टार्ट करते हैं ना, बीइंग आफ्टर इमोबिलाइज, जब इमोबिलाइजेशन जब रिमूव होता है, जब ब्रेसेज या फिर स्लिंग जो रिमूव होगा उसके बाद हम मोबिलाइजेशन करते हैं। एम हमारा क्या होता है, 3 एम होते हैं। रिस्टोर रेंज ऑफ मोशन अच्छी तरह से, प्रिवेंट स्टिफनेस, अगर स्टिफनेस आ रही तो उसको प्रिवेंट करना है, और स्टार्ट मसल एक्टिवेशन। मसल एक्टिवेशन मतलब मसल को री एजुकेट करना है, तुम्हारा काम ये है, तुम ये भूल गए हो करना, तो फिर उसको वापस उसका काम याद दिलवाना है। अब उसके लिए हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, थर्मोथेरेपी दे सकते हैं, हीट थेरेपी। थर्मोथेरेपी हीट थेरेपी सेम है, हॉट पैक्स दे सकते हैं, SWD शॉर्ट वेव टाइप थेरेपी, करंट्स हम टाइप थेरेपी ये दे सकते हैं, ठीक है। जेंटल मोबिलाइजेशन दे सकते हैं, ज़्यादा मोबिलाइज नहीं करना, क्योंकि उसका भी जस्ट स्लिंग और जो ब्रेसेस ने किया था वो हटा है अभी, ठीक है ना। जेंटल मोबिलाइजेशन देना है। पैसिव एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करवानी है, मतलब पैसिव मतलब थोड़ा थेरेपिस्ट करवा रहा है, एक्टिव मतलब थोड़ा पेशेंट कर रहा है, लेकिन असिस्टेड की तरफ से कर रहा है। लाइक मेरे को ये थेरेपिस्ट का हाथ है, ये मेरा हाथ है, मैं थेरेपिस्ट है ये उठा रहा है और मैं भी कोशिश कर रही हूँ उठाने की, तो ये असिस्टेड हो रहा है। पैसिव एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज चल रही है ये मेरी भी जो लगा रही हूँ, मैं भी अपनी पाव लगा रही हूँ, थेरेपिस्ट भी लगा रहा है, ठीक है। तो ये है तो वो, ठीक है, ये एक्टिव रेंज ऑफ मोशन के अंदर आ जाती है एक्सरसाइज। अब जॉइंट फिर से क्या, जॉइंट मोबिलाइजेशन करवाना। अब मोबिलाइजेशन कौन सी ग्रेड में करवाना, इनिशियली जब हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट मोबिलाइजेशन तो थर्ड ग्रेड से स्टार्ट मत करना। जॉइंट मोबिलाइजेशन स्टार्ट करना क्योंकि वो उसका वीक है, अभी उसको पेन नहीं चाहिए, अभी उसको आराम चाहिए, तो उसको स्टार्ट करना जॉइंट मोबिलाइजेशन ग्रेड 1 and 2। इनिशियली हम ग्रेड 1 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, जॉइंट मोबिलाइजेशन। अब एक्सरसाइज हम उसको करवा सकते हैं, जैसे सेम एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करवा सकते हैं। बिगिन लाइट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, लाइट स्ट्रेंथनिंग नॉट हैवी, क्योंकि लाइक हम इतना भी हल्का पड़ेंगे ना तो उसको दर्द होगा, तो लाइट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवानी है। अगर उसके शोल्डर डिस्लोकेशन हुआ है तो स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस करवानी है उसको, ठीक है। लाइक उसे प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग देनी है अर्ली। क्यों प्रोप्रियोसेप्टिव PNF टेक्निक्स क्या होती हैं, पेशेंट को खुद को रीएजुकेट करवाती है कि हाँ भाई मेरा हाथ ऐसे करके ऐसे हिलता है, दैट इज द PNF। और पेशेंट देखेगा कि उसका हाथ देखो ऐसे करके वापस ऐसे जा रहा है, दिस इज द PNF टेक्निक। वैसे ही लेग्स की होती है, राइट, वैसे ही लेग्स की होती है, वापस एक्सटेंशन ऐसे हाथ, दिस इज द PNF टेक्निक्स। नेक्स्ट आते हैं हम क्रोनिक स्टेज। क्रोनिक स्टेज आती है हमारी स्ट्रेंथनिंग फेज, ठीक है। इसमें हमारा जो एम होता है, इसमें हमें फुल रेंज ऑफ मोशन को रिस्टोर करना होता है, फुल रेंज ऑफ मोशन। इसमें हमको इंप्रूव करना होता है स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस को इंप्रूव करना होता है, और प्रिवेंट करना होता है रीअकरेंस ऑफ डिस्लोकेशन, की वापस ना हो जाए, इसलिए हम उसको स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस की फेस करवाते हैं, ठीक है ना। अब इसका मैनेजमेंट हम कर सकते हैं प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस। अब प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज क्या होती है, ये तो वो 10 to 20 रैप्स इन 2 सेट्स, दिस इज द प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज। अब उसके BMI के अकॉर्डिंग कितना है वो डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंड, अब क्रोनिक स्टेज के अंदर जॉइंट मोबिलाइजेशन हम सब एक्यूट में तो जॉइंट मोबिलाइजेशन ग्रेड 1 and ग्रेड 2 से कर रहे थे। अब क्रोनिक स्टेज में हम जॉइंट मोबिलाइजेशन करेंगे ग्रेड 3 and ग्रेड 4।
ठीक है ना, वो यूज़ करेंगे। और थोड़ी सी जो स्ट्रेचिंग करवाएंगे, जो टाइट मसल्स हो चुकी है, ऑफकोर्स इमोबिलाइज रहेगा तो हिलेंगी नहीं, तो मसल तो टाइट होंगी, तो उसकी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवाना, थोड़ा लाइट लाइट ही करवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम उसमें एक्सरसाइज क्या दे सकते हैं, एक्सरसाइज देंगे हम आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे, लाइक रेजिस्टेड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, बस उसको वेट दे देंगे, लाइक कुछ भी हो गया हम वेट देकर उसको एक बोलेंगे कि अपने हाथ को उठाओ, ये सब करो, तो या फिर खुद से प्रेशर करेंगे अगर वेट उस तरह का नहीं मिलता तो दैट इज आइसोटोनिक एक्सरसाइज। क्लोज काइनेटिक चेन एक्सरसाइज भी करवाएंगे उसको, ठीक है। फंक्शनल ट्रेनिंग देंगे, फंक्शनल ट्रेनिंग मतलब जैसे अपने डेली अपने घर का काम कर सके उस हिसाब से हम उसको ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है। अब आते हैं पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग। पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है जो एथलीट्स होते हैं, ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स को नहीं दी जाती, ठीक है, तो ये उन्हें दी जाती है पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग, पाइलोमेट्रिक ट्रेनिंग, सॉरी। अब आते हैं हम फंक्शनल या फिर रन टू एक्टिविटी फेस। फंक्शनल मतलब जैसे एम्स क्या होते हैं इसमें, रिटर्न टू डेली एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स। कोई एथलीट है, उसको वापस अपने स्पोर्ट्स में जाना था, हम उसको वापस वो ट्रेनिंग देंगे कि आपको कैसे जा सकता है, तो उस तरह से मतलब आपको उस तरीके से हम रेडी करेंगे, तो उस हिसाब से ये फेज़ में हम उस तरह की एक्सरसाइज और मैनेजमेंट देंगे, ठीक है। इंप्रूव करवाएंगे उसका कोऑर्डिनेशन, जैसे वॉकिंग करवा के कुछ सबसे मतलब कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उसको, हर्डल्स रखकर फिर हम उसको मूव करवाएंगे ताकि उसको कोऑर्डिनेशन कैसे बैठ रहा है, उसको जगलिंग करवाएंगे, दैट इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं उसको स्पेसिफिक टास्क ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आपको इतने टाइम में ये कंप्लीट करना है, आपको इतने टाइम में रन करके फिर वापस आना है, इतने टाइम में आपको ये सारी चीज़ें जमानी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको वो कौन सी एक्टिविटीज़ में वापस जाना होता है, वो कौन से स्पोर्ट्स में वापस जाना है, उस हिसाब से हम उसको स्पेसिफिक टास्क देंगे, तो वो टास्क उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। हम उसको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स दे सकते हैं, ठीक है, अगर वो कौन से स्पोर्ट्स में है, ठीक है, उस हिसाब से। बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग्स हम दे सकते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग्स हम एक चीज़ और अच्छी चीज़ से दे सकते हैं, बेयर फुट घास में खड़े रखना, उससे बहुत अच्छा इन्हांसमेंट आता है प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग के अंदर, तो वो भी चीज़ कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो, ठीक है। बाकी बैलेंस बोर्ड से हम बैलेंस ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। बाकी स्पेशल कंसिडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है, ठीक है, जो समझने के लिए पढ़ रहा है वो उसके लिए कोई वीडियो ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो शोल्डर डिस्लोकेशन हुआ, ठीक है, मोस्ट कॉमन होती है शोल्डर डिस्लोकेशन, अवॉइड अबडक्शन प्लस एक्सटर्नल रोटेशनल। तुम्हारे अगर शोल्डर डिस्लोकेशन हो गया तो तुमको अबडक्शन अवॉइड करना है, ये अबडक्शन अवॉइड करना है, और एक्सटर्नल रोटेशन अवॉइड करना है अर्ली, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर तुम वो डिस्लोकेशन हो गया फिर भी वो कर रहे हो, मतलब तुम अपने ही जॉइंट को और वर्स्ट कर रहे हो, तो उससे बचने, उसको रोकना है, उसको नहीं करना है। अगर डिस्लोकेशन हो गया तो मत करो, हाथ को बस पकड़ लो ऐसे, मत करो, मत हिलाओ। और फिर उसके बाद स्ट्रेंथ थेरेपिस्ट के पास जाना है, ऑफकोर्स थेरेपिस्ट के पास जाओगे, उसको वो क्या करते हैं और फोकस करना है कि तुम्हारा रोटेटर काफ मसल स्ट्रेंथन हो और स्कैपुलर स्टेबलाइज हो, ठीक है, क्योंकि हम जब फ्लेक्जन करते हैं तो हमारे फ्लेक्जन के साथ टाइम पे जो हमारा स्कैपुला है वो भी थोड़ा मूव करता है। अगर हम बेसिकली एनाटॉमी देखें, अगर हम खुद ही पालपेट करके हमारे हाथों से देखें तो हमें महसूस होगा कि हमारा स्कैपुला है वो भी ऊपर जा रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। सेकेंड, हिप डिस्लोकेशन, अगर तुम्हारा हिप डिस्लोकेशन है तो अवॉइड करना है अडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। सेम केस अगर तुम करोगे तो तुम और अपने पूरा का पूरा जो हिप डिस्लोकेशन उसको वर्स्ट कर रहे हो, उस चीज़ को अवॉइड करो, ठीक है। हिप डिस्लोकेशन जब होता है ना, पेशेंट को गेट ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि उसका गेट खराब हो जाता है, ऑफ कोर्स लोअर लेंथ तो गेट ट्रेनिंग मिलेगी सही, ठीक है। फिर थर्ड आता है रिकरेंट डिस्लोकेशन। रिकरेंट डिस्लोकेशन हो रहा है तो प्रोप्रियोसेप्शन पे फोकस करना है, डायनामिक स्टेबिलिटी पे फोकस करना है, और इन सबसे भी हटकर अगर आप किसी चीज़ में फोकस करना चाहते हो तो वो अपनी डाइट पे फोकस करो, दैट्स द बेस्ट थिंग कैन डू इट, ठीक है ना, क्योंकि हम अच्छा तब खाएंगे तभी तो हमारी बॉडी को वो प्रोटीन मिलेगा। एज एन डॉक्टर, आफ्टर कमिंग इन दिस फील्ड आई रियलाइज दैट हाउ बैड फास्ट फूड्स आर, ठीक है। तो अच्छा खाओगे तो अच्छा बॉडी को लगेगा, और नहीं खाओगे तो भले ही थेरेपिस्ट कितनी भी मेहनत करवा दे, खा नहीं रहे हो, कुछ लग नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाएगी। हाँ, प्योर तो होगा बट कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। सो कोशिश करो कि डाइट भी इसके साथ अपनी अच्छी लो, ठीक है, उस हिसाब से। और जब हमारा डिस्लोकेशन होता है तो हमें बोला जाता है कि हम कैल्शियम वाली चीज़ ज़्यादा खाएं, ठीक है, कैल्शियम आयरन ये सब चीज़ें ज़्यादा खाएं, तो हमें वो चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए, ठीक है। एंड कॉम्प्लिकेशंस का ध्यान रखना है कि मतलब जैसे अर्ली मोबिलाइजेशन इज मस्ट, की क्यों, क्योंकि जॉइंट सिकनेस नहीं होना चाहिए। जॉइंट सिकनेस हो गया तो बहुत दिक्कत होती है उसको वापस मूव करने में, क्योंकि पेशेंट भी बहुत मतलब उसको भी बहुत पेन होता है जब उसका जो वापस रेंज ऑफ मोशन का किया जाता है बहुत टाइम बाद, क्योंकि उसको जॉइंट सिकनेस हो जाती है, ठीक है। मसल वास्टिंग ये कॉम्प्लिकेशन है, ये इसकी वजह से मसल वास्टिंग मतलब छोटी हो गई मसल और वो खिंच नहीं गई, तो जॉइंट सिकनेस, तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करना चाहिए। इंस्टेबिलिटी, रिकरेंट डिस्लोकेशन, इन सबको, इस सारे कॉम्प्लिकेशन को करना परफॉर्म मतलब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक्सरसाइज करवाना है, अर्ली एक्सरसाइज करवाना, अर्ली मोबिलाइजेशन करवाना इज़ वेरी मस्ट। एडिसन फॉर्मेशन हो जाता है, एडिसन फॉर्मेशन मतलब हाथ उठता नहीं है, फ्रोजन शोल्डर एडिसन फॉर्मेशन की वजह से जाम लग जाता है, इसके ना जाम हो गया है, हाथ मेरा जाम हो गया, वो मेरा ऊपर नहीं उठ पा रहा, ये फ्रोजन शोल्डर है। तो इस टाइम आपको अपना एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने हाथ में लाना चाहिए, भले दर्द हो, स्टार्टिंग में दर्द होगा बट उसी जगह आप नेक्स्ट डे उठाओगे ना तो दर्द नहीं होगा। तो एक्सरसाइज मेक्स क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर। सो दैट्स ऑल अबाउट पीटी मैनेजमेंट ऑफ डिस्लोकेशन। एंड जल्दी मैं अपने जो नोट्स हैं इसके वो मैं शेयर कर दूँगी। एट लास्ट
जो फिजियोथेरेपी इन डिसलोकेशन इंक्लूड्स पेन रिलीफ, इमोबिलाइजेशन, अर्ली मोबिलाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग, functional training, progressing from isometric active resistive exercise along with electrotherapy and joint mobilization to restore range of motion and prevent reoccurrence. एंड अगर आपको पूछना है कि मैं कौन सी बुक से पढ़ रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी जस्ट आगे सोच रही हूँ जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करती हूँ, तो दैट्स अ बेटर ऑप्शन, राइट, है ना, अच्छा लगता है। सो ये सब चीज़ें हैं। सो आज हमारा कंप्लीट हुआ डिसलोकेशन टॉपिक ऑर्थोपेडिक का। हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सा करते हैं, तो आ जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।